दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडुहब। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम करने जाएंगे चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट। अब देखो यार, ये जो चैप्टर 2 है इसका नाम चेंज हो गया है। ठीक है, पहले था किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स ऐसे था, बट अभी जो है द इंस्क्रिप्शन, हाउ इंस्क्रिप्शन टेलर स्टोरी हो गया है। तो इस टाइम में, जिस टाइम में मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, अभी तक न्यू बुक्स इशूड नहीं हुए हैं। जब तक, जहाँ तक मुझे पता है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। चैप्टर्स के नाम चेंज हो गए बट सिलेबस वैसा का वैसा ही है। अगर कोई चेंजेस आते हैं फर्दर तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगी, एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपकी पुरानी बुक थी उसमें जो सब टॉपिक्स थे उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, एंड ये जो है कंटिन्यूएशन है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लेना। एंड ये जो बोर्ड में जितना भी लिखा हुआ है, जितना भी रिविजन के लिए नोट्स है, मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम हैंडल पे दे दूंगी, अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कहा था कि हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं एंड ये स्टोरी कब शुरू होती है, वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद में। तो अभी भी हम ये स्टोरी ही कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट मैं बता देती हूँ फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या बोला था, थोड़ा बहुत आपको, ताकि एक कंटिन्यूएशन बनी रहे। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये बोला था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसके ख़त्म होने के बाद क्या हुए, आर्यंस आए। उस टाइम में वैदिक पीरियड चल रहा था जहाँ पे 4 वेद की भी रचना हुई थी। ठीक है, एंड उस टाइम में जो वैदिक काल था वो बड़ा सही था, उसमें कोई ज़्यादा एविल्स नहीं थे, उसमें सब सही था, भेदभाव नहीं था ज़्यादा। बट जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया उसके बाद तब शुरू हुआ एविल्स। ठीक है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वेमेंस के प्रति, काफ़ी सारे चीज़ें चल रही थी उस टाइम में। ठीक है, जैसे सती प्रथा वगैरह, सारे ये जो थे ना, जितने भी बुरी चीज़ है रिलीजन में, उस उत्तर वैदिक काल में ज़्यादातर रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, एंड उस वजह से क्या हुआ, जो लोग थे ये हिंदू रिलीजन छोड़ के दूसरे रिलीजन में शिफ्ट हो रहे थे। उसी टाइम नया नया किसका ग्रो हो रहा था, बुद्धिज़्म का, जैनिज़्म का, एंड लोग वहाँ पे जा रहे थे बिकॉज वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं था, वहाँ पे सब एक इक्वल वे में उसको प्रैक्टिस कर सकते थे। ठीक है, एंड वहाँ पे जो था लैंग्वेज भी इजी था कि लोगों को ऐसा ना हो कि वो टेक्स्ट ही ना पढ़ पाए, अपना रिलीजियस टेक्स्ट, ऐसा भी नहीं था। तो लोग जो है शिफ्ट हो रहे थे। उस टाइम में महाजनपद भी आ रहे थे, 16 महाजनपद जो मेन थे, उसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, मगध के बारे में हमने देखा था। अब उसके बाद हमने देखा था कैसे मौर्यन पीरियड का हमने देखा था। मैंने आपको एक चंद्रगुप्ता की स्टोरी भी बताई थी। ठीक है, उसको समझने के लिए, एंड साथ में जो हमें इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिले थे उससे हमें पता चला। इसके बाद हम देखते हैं उस टाइम में मॉडर्न पीरियड का तो हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि उस टाइम में और क्या किंगशिप ग्रो हो रहे थे, उस टाइम में गांव में क्या चल रहा था, शहर में क्या चल रहा था, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम देखें द न्यू नोशन ऑफ किंगशिप। अब न्यू नोशन ऑफ किंगशिप स्टार्ट हो रहे थे तमिलकम कंट्री, या फिर हम कह सकते हैं आज के प्रेजेंट डे में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला। ठीक है, वो पहले वैसा तो था नहीं, तो उसको तमिलकम कंट्री बोला जाता था, तमिल कंट्री बोला जाता था, या फिर तमिल कम बोला जाता था। ठीक है, अब वहां पे न्यू नोशन ऑफ किंगशिप आ रहे थे। चोल्स आए, चेराज आए, पांड्याज आए। अब जो ये चोलाज है, इनका ये बहुत ज़्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ देयर टेम्पल्स जो उन्होंने बनाए। ठीक है, चोल शासकों ने काफ़ी सारे टेम्पल्स बनाए, आपने देखा होगा। ठीक है, तो साउथ में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे, वहाँ पे उनके आर्किटेक्चर से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चोल शासकों ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, उसके लिए फेमस थे। चेराज आए, पांड्याज आए, तो ये सब जो न्यू किंगडम्स थे वो एमर्ज हुए। एंड ये जो किंगडम्स थे ना, ये थोड़े रिच भी थे, प्रॉस्पेरस भी थे, स्टेबल भी थे। बिकॉज एक रीज़न इनका ये था कि इनका जो लैंड रेवेन्यू आता था, ठीक है, उससे उनको काफ़ी पैसा मिलता था, ट्रेड वगैरह वहाँ पे होता था। ठीक है, एंड तो आपको पता है साउथ में जो है ट्रेडिंग तो होती है, साथ में वहाँ पे उस टाइम में लैंड रेवेन्यू से पैसे आते थे, तो इसलिए ये जो किंगडम्स थे थोड़े प्रॉस्परस भी थे एज वेल एज स्टेबल थे। ठीक है, अब इनके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो एक टेक्स्ट है तमिल
संगम, ठीक है। तमिल संगम एक टेक्स्ट है जिससे हमें ये सब पता चलता है। एंड साथ में एक और टर्म है दैट इज चीफ्स एंड चीफडम्स। अब चीफ्स एंड चीफडम्स भी थे उस टाइम में, चीफ्स थे, किंग्स थे, ओके। एंड चीफ्स कौन होते थे? बेसिकली अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो चीफ्स का मतलब होता है सरदार, ठीक है। एंड चीफडम मतलब क्या हो गया? सरदारी। तो चीफ्स क्या होते थे? चीफ्स मतलब सरदार। एंड इनका काम क्या होता था बेसिकली? जैसे मान लो कोई भी रिचुअल्स है, ठीक है, तो उनको वो परफॉर्म कराते थे, ठीक है, रिचुअल्स परफॉर्म कराते थे। कहीं पे झगड़ा हो गया तो वो उनको सुलझाते थे, ठीक है। और भी ऑर्गेनाइज करने का काम वगैरह उनका होता था, ठीक है। तो ये बेसिकली सरदार का काम होता था। एंड इनको गिफ्ट्स वगैरह में मिलते थे। अपने जो अधीन जो लोग हैं, अपने अंडर जो लोग हैं, उनके अंडर या फिर सबॉर्डिनेट जो लोग हैं, उनसे उनको गिफ्ट्स वगैरह मिलते थे। जैसे राजा को मिलते थे वैसे इनके अंडर जो थे उनको गिफ्ट्स देते थे। एंड ये उन गिफ्ट्स का क्या करते थे? अपने सबॉर्डिनेट्स में, अपने अंडर जो थे, अपने लोगों में बांट देते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली चीफ्स थे। एंड उस टाइम में हमें चीफ्स का, किंग्स का काफ़ी सारा पता चला है। एंड हमें कहाँ से पता चला है? उनका वो टेक्स्ट, तमिल संगम टेक्स्ट। उस टाइम में हमें सातवाहन रूलर के बारे में भी पता चला है, शाका रूलर के बारे में पता चला है। सातवाहन का क्या था? 2nd सेंचुरी BCE टू 2nd सेंचुरी CE इनका रूलिंग टाइमलाइन था, ठीक है। ये टाइमलाइन इजी है याद करना, ठीक है। 2nd सेंचुरी BCE टू 2nd सेंचुरी CE। एंड इनका रूल वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा था, सातवाहन रूलर्स, ठीक है। एंड साथ में जो है शाकाज कहाँ से रूल करते थे? नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट इनका रूलिंग एरिया था, ठीक है। तो सातवाहन रूलर, शाका रूलर्स इनका होता था, ठीक है, ठीक है। एंड उस टाइम पे हम देखते थे ना कि जो राजा वगैरह होते थे ये अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, अपने जो पावर है उसको और ज़्यादा फैलाने के लिए अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाते थे, अपने आप को दैविक मानते थे। दैविक मीन्स डिवाइन, ठीक है। तो ये दैविक राजा क्या थे? तो इनको हम देखते हैं। उस टाइम पे क्या होता था ना कि राजा जो स्पेशली थे वो या फिर सूफी से कनेक्ट होते थे, या फिर अपने आप को एक सोशल स्टेटस देने के लिए ना अपने आप को भगवान के साथ जोड़ के देखते थे, ठीक है, एक स्पिरिट के साथ जोड़ के देखते थे, ताकि लोग जो है इनके ऊपर और ज़्यादा बिलीव रखें, ठीक है। तो इस वजह से जो है इनका सोशल स्टेटस भी बढ़ता था। जैसे हम हर एक राजा के देख ले, अगर अशोक का भी देख ले, हम कोई भी राजा देख ले, तो जैसे चोल रूलर्स अगर आप ले लो, चोल रूलर्स क्या करते थे? मंदिर वगैरह बिल्ड किया था इन्होंने, ठीक है, इन्होंने पैसा भी दिया था। तो आप देख सकते हो इनका वो निशानी भी दिखते है चोल रूलर्स के कि उन्होंने टेम्पल्स बनाए, साथ में इनका अपना एक कनेक्शन भी इन्होंने बना लिया, ठीक है। तो हम वो चीज़ देखते थे उस टाइम पे। एंड यहाँ पे एक राजा जो है वो है कुशन रूलर्स का। इनका हम देखेंगे 4 सोर्सेज है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। 4 मार्क्स में 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अगर आपको चाहिए मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यार 4 कुशन रूलर जो थे 1st सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी CE तक थे, ठीक है। एंड इनका रूल था सेंट्रल एशिया एंड टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ओके। अब इनके 4 सोर्सेज मिले हैं, 4 आप कह सकते हैं 4 चीज़ें हैं, 4 फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये जो थे अपने आप को डिवाइन समझते थे, डिवाइन किंग अपने आप को करना चाहते थे। तो फर्स्ट है वैरायटी ऑफ डिटीज, ये अपने आप को गॉड के साथ या फिर डिफरेंट आप कह सकते हो स्पिरिट्स के साथ, ठीक है, डिटीज के साथ जोड़ते थे ताकि इनकी एक सोशल स्टेटस बने, ओके। सेकंड है इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, ट्रेडिशंस, टेक्सचुअल ट्रेडिशंस ये हमें मिले हैं। तो बेसिकली ये सब जो थे सबके लिए हमें जो इंस्क्रिप्शन वगैरह मिला है ना उसी से हमें ये सब चीज़ें पता चली है, इसलिए चैप्टर का नाम भी है इंस्क्रिप्शन टेल अ स्टोरी, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन से जैसे टेक्सचुअल ट्रेडिशन है, इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स है, इनसे हमें ये सब पता चला है, ठीक है। थर्ड है कि कोलोसल स्टैचूज। अब देखो कोलोसल स्टैचूज क्या होते हैं। कोलोसल स्टैचू मीन्स बहुत मासिव, पावरफुल, ठीक है, ताकि जिससे आपका पावर शो सके, कोलोसल स्टैचू, ठीक है। ये दोनों जगह पे मिले हैं, मथुरा में के मठ में मिला है, ठीक है, एक श्राइन में मिला है, एंड अफगानिस्तान में भी मिला है। तो इससे हमें पता चलता है कि अपने आप को एक पावरफुल शो करना चाहते थे, अपने आप को इमॉर्टल दिखाना चाहते थे।
उसके बाद फोर्थ पॉइंट है देवपुत्र। अपने आप को देवपुत्र कहते थे, सन ऑफ गॉड कहते थे। ऐसी एक चीज़ हमने 11th की बुक में भी लिखी हुई है, अगर आपको याद है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्वेश्चन जो अपने आप को देवपुत्र मानते थे, सन ऑफ गॉड। अब अगर आपने अपने आप को कह दिया मैं तो सन ऑफ गॉड हूँ, मैं तो भगवान के पुत्र हूँ, तो आपको उस टाइम में क्या था ना, लोग ऐसे मानते थे अरे ये तो मतलब सन ऑफ गॉड है तो इनकी बात हर लास्ट बात होगी। तो मतलब ये सोशल स्टेटस बढ़ाने का एक जरिया था, आप कह सकते हो। तो 4 पॉइंट्स मैंने दिए हैं, चारों को अच्छे से बुक से लिखना। मैं ट्राई करूंगी कि अगर हो सके तो मैं दे दूंगी, क्योंकि इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा विद सब पॉइंट्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स है मोटा मोटा। उसके बाद अगर हम गुप्ता पीरियड का देखें, गुप्ता पीरियड जो कि हम कह सकते हैं कि गोल्डन पीरियड है, ठीक है। एंड गुप्ता पीरियड में 3 रूलर्स जो है, चंद्रगुप्ता 1, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता 2, ठीक है। एंड इनकी जो हमें मिलती है वो हमें कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, लिटरेचर, प्रशस्तीज मीन्स कि राजा के प्रेज में, मीन्स उनकी तारीफ में जो पोइट्री वगैरह लिखी जाती थी। एक है लिखी है प्रज्ञा प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद आयरन पिलर के नाम से जाना जाता है, हरिसेना ने लिखा है। हरिसेना कौन थे? समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट थे, तो उन्होंने इनका प्रेज लिखा था, तारीफ बहुत करती उनकी, ठीक है। एंड ये जो है गुप्ता टाइम में ना ये डिपेंडेंट होते थे सामंताज में, ठीक है। अब सामंताज जो है ये लोकल है, आप कह सकते हो, जैसे ये पावरफुल है बिकॉज इनके पास वो लोकल पावर है, ठीक है। तो लोकल पीपल है बट ये पावरफुल है, तो इनके अंडर मतलब ये क्या काम करते थे ना, सामंताज जो मिलिट्री वगैरह होते थे इनको प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो इसलिए सामंताज के अंडर थे। एंड कुछ सामंताज जो पावरफुल होते थे वो वीक राजा को हटा के कभी मतलब राजा वगैरह भी बन जाते थे, तो इसलिए ये सामंता के ये थे, अपने उस पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन गुप्ता रूलर्स, ठीक है। अब देखते हैं कि गांव में उस टाइम में क्या चल रहा था। हमने पहले क्या देखा, रिलीजन का देखा, जनपद वगैरह देखा, महाजनपद देखा हमने, फिर देखा कि उसके मौर्यन एम्पायर में, फिर हमने देखा कि ये सब क्या चल रहा था, साउथ में क्या हुआ, एंड उसके बाद क्वेश्चंस के बारे में, गुप्ता रूलर के बारे में। अब हम देखेंगे कि गाँव में क्या चल रहा था, ठीक है। अब हम आते हैं जमीन पे, ठीक है। राजा महाराजा की बात होगी, अब हम आते हैं जमीन पे, राजा गाँव में क्या हो रहा था, ठीक है। रियलिटी क्या थी उस टाइम में, गाँव में क्या चल रहा था। तो उस टाइम में गांव में क्या चल रहा था, अब देखो गांव की अगर हम बात करें उस टाइम में जातका वगैरह बहुत फेमस थी, ठीक है। ओरल टेल्स, जातक मतलब जैसे आपने कोई कहानी, मुझे कोई कहानी आता है, मैंने वो किसी और से सुनी, उसने मुझे बताया, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ओरली वो एक स्टोरी जो है ना आगे आगे बढ़ती थी। तो जातकाज है, स्टोरीज है, ओरल तब चलते थे क्योंकि इतना लिखने का प्रचलन नहीं था, ठीक है। तो वो सब होते थे। तो उस जातकाज के द्वारा हमें पता चला है परसेप्शन ऑफ द किंग, मतलब उस टाइम में लोग अपने किंग्स के बारे में क्या सोचते थे, ठीक है। तो एक सिमिलर एक जातक है जो है गांधी टांडू जातक, उस जातक में हमें एक परसेप्शन मिला है ऑफ अ विकेट किंग, जो वो एक किंग के बारे में पता चला जो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, उसके बारे में लोग क्या क्या सोचते थे वो हमें पता चला है। तो क्या हुआ था कि एक दिन जब किंग गया था अपने ये पता लगाने कि इनके बारे में, अपने उनके जो सब्जेक्ट्स है वो क्या सोचते हैं, ठीक है। जो आम आदमी है, लोग है या फिर बूढ़े हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में। तो उनको ये पता चला कि राजा के बारे में तो सब बुराई कहते हैं, कि ये कहते हैं कि जो उनके रॉबर्स है वो आते हैं, या फिर जो टैक्स कलेक्शन है वो बड़ा हाई है, तो उनको वो सब चीज़ पसंद नहीं आती थी। तो इस जातक से हमें बेसिकली ये पता चला है उस टाइम में कि राजा जो है उस टाइम में ज़्यादा कर्ज लेते थे, रॉबरीज वगैरह होती थी, एंड इनके पास कोई चारा नहीं होता था, वो क्या करते थे, जंगल में भाग जाते थे। तो ये सब हमें पता चला है कि उस टाइम में कैसे शासक थे, ठीक है, कैसे शासक थे। सेकेंड आता है टॉपिक, वो है एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज। अब एग्रीकल्चर इसलिए हम पढ़ रहे हैं बिकॉज ये गांव के बारे में हम देख रहे हैं कि गांव में उस टाइम पे क्या चल रहा था। तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज जो है चेंजेस हुई थी, काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए थे, जिसकी वजह से जो है सोसाइटी में भी चेंज आया था, ठीक है। अब एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज में 4 पॉइंट्स है, मोटे मोटे 4 पॉइंट्स। तो अगर एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज के ऊपर क्वेश्चन आया, आपको 4 सब पॉइंट्स बनाने हैं एंड देन ट्राई टू एक्सप्लेन इट, ठीक है।
तो एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज में फर्स्ट क्या हुआ था, प्लाउ एग्रीकल्चर शुरू हुआ था, ठीक है, प्लाउ कल्टीवेशन शुरू हुआ था। प्लाउ मीन्स हल होता है, अब जिससे खेत जोतते हैं, ठीक है, हल जो फर्स्ट स्टेप होता है एग्रीकल्चर का। तो शिफ्ट टू प्लाउ एग्रीकल्चर, तो ये फर्स्ट पॉइंट है। तो जैसे फर्टाइल एरियाज जो थे गंगा के आसपास जो एरियाज थे, वहाँ पे क्या होता था, गंगा कावेरी इनके आसपास क्या होता था, ये प्लाउ एग्रीकल्चर लाया गया था। ये आयरन टिप होता है ना, प्लाउ में जो आयरन टिप था उसकी वजह से और जो है खेत और अच्छे से वो जोत पा रहे थे, एंड जिसकी वजह से उनको काफ़ी मदद मिल रही थी, ठीक है। अब अगर हाथ से खेत को ऐसे खोदते हो, उसकी जगह आप किसी आयरन की चीज़ से, हल से आप खेत को खोदते हो, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है जैसे वो प्लाउ हुआ, प्लाउ एग्रीकल्चर हुआ, उस प्लाउ की आयरन टिप की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से एग्रीकल्चर में काफी बड़े चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। सेकंड है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन स्पेशली उन जगहों पे होता था जहाँ पे वाटर काफ़ी ज़्यादा है, ये पैडी क्रॉप के साथ होता था। एंड यहाँ पे क्या होता था, स्पेशली ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है जो पैडी के जो सैपलिंग्स होते थे उनको फर्स्ट उगाया जाता था, ठीक है, पौधे को उगाया जाता था, उसके बाद उसे एक वाटर लॉक्ड एरिया में लगाया जाता था, ठीक है। तो ये ट्रांसप्लांटेशन होता है, बट ये बेसिकली बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है ट्रांसप्लांटेशन। तो ये बेसिकली पैडी एरियाज में पैडी एग्रीकल्चर इसमें होता था, ठीक है, पैडी के क्रॉप्स ही उगाए जाते थे। तो इसके बाद क्या हुआ था, हो एग्रीकल्चर। अब हो एग्रीकल्चर क्या था ना कि जैसे हमने फर्टाइल एरिया में तो क्या कर लिया, प्लाव वगैरह चला लिया, बट जो हिली एरियाज थे जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गए, सेंट्रल रीजन हो गए, उसमें जो हिली टेरेन्स है उसमें क्या होता था, हो एग्रीकल्चर होता था। तो हो एग्रीकल्चर बेसिकली वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदेमंद था, ओके। उसके बाद है इरिगेशन। अब इरिगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेनफॉल जो है अनइवन है, हमें पता है, जिसकी वजह से इरिगेशन चाहिए होता है। अब जैसे क्रॉप्स है, राइस हो गया, जूट हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर आप इरिगेशन नहीं करोगे, कैनाल्स रिजर्वायर्स नहीं लगाओगे तो काफ़ी दिक्कत होती थी। तो इरिगेशन का जब सिस्टम आया, कैनाल्स आए, रिजर्वायर्स आए, इरिगेशन की वजह से इनको और काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। तो एग्रीकल्चर जो है अच्छा होता गया उस टाइम में ड्यू टू प्लाव। सेकेंड इज ट्रांसप्लांटेशन, थर्ड इज हो, एंड फोर्थ इज इरिगेशन। तो 4 पॉइंट्स है मोटे मोटे, ओके। एंड इस एग्रीकल्चर में जब ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, तब वो रूरल सोसाइटी में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया। क्यों? क्योंकि जिसके पास लैंड था, जो लैंड ओनर था, उसके पास ये सब जब मटेरियल्स आए तो वो क्या होगा, अगर वो इस लेवल पे है तो वो इस लेवल तक चला गया, है ना। एंड दूसरी ओर अगर जिसके पास कोई भी लैंड नहीं है तो वो ऑलरेडी कम लेवल पे है, उसको अगर मिल भी गया तो इतने में आया, ठीक है। तो मतलब वो लेवल जो है वो नहीं था सही, ओके। तो रूरल जो आप कह सकते हो, जो रूरल सोसाइटी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थी। अब जैसे उसमें 3 डिविजन्स हो गए थे, जैसे वेलालार जो है उसको लैंड ओनर कहा जाता था। ये एक्चुअली तमिल टेक्स्ट में भी, तमिल संगम में भी हमें मतलब मिला है इसके बारे में कि क्या ये रूरल सोसाइटीज़ का क्या वो था उस टाइम पे। तो यहाँ पे 3 डिविजन्स हो गए थे। जो वेलालार थे वो थे लैंड ओनर्स, ठीक है, लैंड ओनर वेलालार, ओके। तो उझवर का नाम था प्लाउमैन, मतलब प्लाउमैन जो होते थे उनको उझवर बोला जाता था। एंड लास्ट में जो स्लेव्स होते थे वहाँ पे काम करते थे उनको क्या बोला जाता था, आदिमाई। तो एक तो लैंड ओनर जिसके पास लैंड है, जिसका लैंड है, एंड उस लैंड में जो काम कर रहे उसको हम कहते थे उझवर, ठीक है। एंड उस खेत में भी जो स्लेव्स का काम कर रहे, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था, आदिमाई। तो ऐसे डिविजन्स हो गए थे। एक टर्म था गृहपति। गृहपति जो मतलब आप कह सकते हो जो हाउस होल्ड का जो हेड होता है। तो उस टाइम में गृहपति जो 2nd एंड 3rd कैटेगरी के लोग होते थे उनको बोला जाता था, ओके। तो ये सब डिविजन्स हो गए थे उस टाइम में। ये हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिला है, तमिल संगम में मिला है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, वो है लैंड ग्रांट्स, ओके। इसके बाद लास्ट पॉइंट है लैंड ग्रांट्स। अब लैंड ग्रांट्स में क्या होता था, ये भी रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, ठीक है। उस टाइम में अग्रहार होता था जो कि लैंड दिए जाते थे ब्राह्मण्स को, ओके। तो उस टाइम में ब्राह्मण्स जो थे उनको लैंड रेवेन्यू भी नहीं देना पड़ता था, वो हायर कास्ट थे, एंड उसकी वजह से उनको लैंड ग्रांट्स मिलते थे। बेसिक सी बात है, लड़कियों को, वेमेंस को नहीं मिलता था। बट उस टाइम में एक
अजीब चीज़ थी जो मैं अभी बताऊंगी। तो लैंड ग्रांट्स में क्या होता था, लैंड ग्रांट जो भी मिलते थे, जिसको भी लैंड ग्रांट किया जाता था, वो एक इंस्क्रिप्शंस में लिखे जाते थे, कॉपर प्लेट्स में लिखे जाते थे, इन सब चीज़ों में लिखे जाते थे, जिसकी वजह से हमें पता चला है। एंड पहले तो ये संस्कृत में लिखा जाता था, बट बाद में धीरे धीरे वो लोकल लैंग्वेज में भी लिखने लगे, जैसे तमिल वगैरह हो गया, तो लोकल लैंग्वेज में भी ये सब जो रिकॉर्ड्स है रखने लगे। ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स मिलते थे, ये हमें पता है। उस टाइम में जो है आपका वेमेंस जो थे, जो जैसे एक क्वीन थी प्रभावती गुप्ता, वो चंद्रगुप्ता II की बेटी थी, एंड वकाटकल्स, ठीक है, जो एक रूलिंग किंगडम थी, या फिर हम रूलिंग किंग थी, उनकी रूलिंग फैमिली थी उनकी, साउथ में डेक्कन में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे वकाटकस, उनकी पत्नी थी। तो शी इज़ अ क्वीन, तो वो लैंड ग्रांट्स लेती थी। बट उस टाइम में क्या था, वेमेंस को तो लैंड ग्रांट थी नहीं, लैंड ग्रांट लेने की इजाज़त तो थी नहीं। तो उससे हमें ये पता चलता है कहीं ना कहीं कि यूनिफॉर्म रूल नहीं था सबके लिए। बिकॉज अगर प्रभावती गुप्ता जो है वो क्वीन थी, बट वो भी एक फीमेल थी, वो भी एक वेमेन थी, बट उसको एक्सेस था, बाकी फीमेल्स को एक्सेस नहीं था। तो इससे हमें ये पता चलता है कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी शायद नहीं थी लीगल टेक्स्ट में, ठीक है। साथ में उन टेक्स्ट से हमें ये भी पता चलता है कि जो रिलेशंस थे, जैसे ब्राह्मण का हो गया, लैंडलॉर्ड्स हो गए, एंड जो वेमेंस हो गए, एंड बाकी जो पेजेंट्स है, जो रिलेशन थी ना, एक सोशल रिलेशन सबके बीच में एग्रीरियन सोसाइटी में, वो कैसी थी, इसके बारे में भी पता चलता है। और एक बात ये भी थी कि कुछ कुछ लोग ऐसे मतलब अपना ओपिनियन ऐसे देते हैं कि लैंड ग्रांट उस टाइम में 3-4 रीजन की वजह से होते होंगे, या फिर जो किंग है अपने आप को पावरफुल बताने की कोशिश कर रहा हो तो वो लैंड ग्रांट्स दे रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो राजा जो है वीक होने लग गया था, इसलिए वो लैंड ग्रांट्स देने लग गया ताकि दोबारा उस पावर को वो रिगेन कर पाए। थर्ड, ये बोला गया कि वो अपना एग्रीकल्चरल एरिया बढ़ाना चाहता है, इसलिए। तो हमें नहीं पता कि क्या हुआ, बट ऐसे अजम्पशंस लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा रह गया कि टाउन्स में क्या होते थे, उसके बाद हम जो इंस्क्रिप्शन है कैसे डिसाइफर हुआ था और क्या क्या एरर्स थे, ये सब हम पढ़ेंगे, तो वो अगले जो पार्ट है उसमें कवर करेंगे, ठीक है। इस पार्ट के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टा हैंडल में, एंड साथ में अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।